हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री क्लासेस। घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स की बुक आ चुकी है। हम इसको अपने वीडियो में कवर करेंगे। 212 पेज का ये पीडीएफ है और एग्जाम से पहले एक बार आपको क्रिप्स नोट्स बनाकर दे देंगे जिससे कि इसको पढ़ने में रिवीजन हो जाए। इतनी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे जिससे एक बार ये हम पढ़ चुके और पढ़ें दोबारा इसका रिवीजन भी जल्द से जल्द हो जाए। चलिए शुरू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आने वाले हैं तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। इस विश्वास और उम्मीद के साथ में अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए और पढ़ाई करिए। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मापदंड जो हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपका कथन के कारण में क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें कौन ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। या ये पूछ सकता है, एक जो राष्ट्रीय दल हैं उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या कौन सी शर्तें लागू होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो इसको पढ़ेंगे। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं चार राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। अगला बात करेंगे, लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार, क्योंकि राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में अगर जो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो वह क्या बन सकता है, राष्ट्रीय दल बन सकता है। ऊपरी शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये बार हो सकता है इस बार ये पूछ लिया जाए। स्मरणीय तथ्य हैं, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। तभी पूछेगा किस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है, आम आदमी पार्टी को। इसके लिए क्या शर्तें हैं अभी हमने ऊपर देखी। और ऐसे कौन से राष्ट्रीय दल हैं जिनका दर्जा वापस ले लिया गया है, वो 3 हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इन तीनों को याद रखिएगा, पूछेगा मैचिंग में कौन सा इसमें सही है गलत है। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 6 हो चुकी है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से ये स्पष्ट होता है कि इस पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए हैं। अब आप लोग ये बताइएगा, जो गुजरात विधानसभा में चुनाव हुए उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल सीटें 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। जो क्वेश्चन अभी पूछा उसका आंसर यही मिल गया आप लोगों को। आगे बात करेंगे। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु भारतीय मानदंडों को पूरा कर लिया है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ज्ञात है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू है, सारे लोग जानते हैं। राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या, जो 6 वर्तमान राष्ट्रीय दलों की संख्या है उनके क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट होगा इस बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। देखिए मार्क्सवादी इसमें शामिल है जबकि सीपीआई इसमें शामिल नहीं है, उसका दर्जा समाप्त कर दिया गया है। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी आप। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है। पूछेगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है, तो उत्तरी सीमा, जो पूर्वोत्तर भारत के उत्तरी सीमा वाले राज्य हैं, सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। वीवीबी की ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की ये फुल फॉर्म है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। स्मरणीय तथ्य हैं, 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया।
किसने लॉन्च किया पूछेगा तो किसने किया था, गृह मंत्री अमित शाह ने। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथु में लॉन्च किया गया था। जो किबिथु है ये हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की है। ये एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, यह योजना है। इसकी जो वित्त मंजूरी है वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इस अवधि के लिए इसका आवंटन कितना है, 4800 करोड़ है, 4800 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत 4 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। गाइस सॉरी, मैंने ऊपर पूर्वोत्तर क्षेत्र बोल दिया था, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र नहीं है, जबकि उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसमें हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड शामिल है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई थी, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 अभी इसमें चुनाव हुआ है और इस तीनों में ही 60-60 सीटें हैं विधानसभा की। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं। इतना आपको डिटेल नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है कहाँ पर हुए हैं, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा में। कितनी विधानसभा सीटें हैं इसमें, 60-60 है। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए, जिसमें से तीनों राज्य हैं मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। मेघालय में क्या हुआ है, 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, 60 है। ये याद रखना, ये इतना नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, संख्या है 60 लेकिन कितने पर निर्वाचन हुआ है, 59 पर। किस सीट का नहीं हुआ, सोहियोंग का, इसमें चुनाव स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उनकी यहाँ पे जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी के प्रत्याशी HDR लिंगदो के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया है। ज्ञात है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें किसके लिए हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षित है, ST के लिए आरक्षित है और यहाँ पे कोई भी SC की सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 0.004% की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल पार्टी NPP सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। इम्पोर्टेंट है, फिर से दूसरी बार कौन बने हैं, मेघालय के CM कोनराड के संगमा। 7 मार्च 2023 को कोनराड संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। प्रिस्टोन टाइनसोंग तथा सिनआवलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा, इसके दूसरे बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कोनराड संगमा। 9 मार्च 2023 को NPP के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। चुनाव के परिणाम क्या है, नेशनल पीपल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये क्या है, NPP, इसमें विजित सीटें हैं 26 और मत प्रतिशत था 31.94%। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी है 11 विजित सीटें हैं 16.21 मत प्रतिशत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 5 सीटें हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 5 हैं। वॉइस ऑफ द पीपल 4 और भारतीय जनता पार्टी BJP को 2 सीटें हैं इसमें।
नागालैंड में 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मार्च 2023 को निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को इस चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। मैचिंग में दे देगा, इनमें से सही सुमेलित कीजिए। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश सबकी सीटें दे देगा। उनके मिलान करने के लिए पूछ भी सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। ये नहीं करेंगे चलेगा। इसमें 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इधर देखेंगे, हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलोटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोहोतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए हैं। गाइस PDF में थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा होगा आपको, लेकिन कुछ नहीं, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। वर्ष 2023 के चुनावों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा। बीजेपी कुल 12 सीटें जबकि NDPP को कुल 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हो गई है। ये इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए। पहली बार कोई महिला विधायक निर्वाचित हुई है, इनका नाम है हेकानी जखालू। ये बहुत चर्चा में रही थी, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजय घोषित की गई हैं। NDPP की एक अन्य महिला प्रत्याशी भी हैं, सलहोतु ओनू क्रूज, भी पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई, जबकि हेकानी जखालू ज़्यादा चर्चा में रही हैं, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है। 7 मार्च 2023 को NDPP के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। TR जेलियांग तथा नानथुंग पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। 20 मार्च 2023 को शेरिंगेन लोंगकुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, जबकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। महिला विधायक कौन बनी है? हेकानी जखालू। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो, और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? हेकानी जखालू का दीमापुर 3। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्रिपुरा 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति कब हुई? 22 मार्च 2023 को निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए थे। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं, 10 सीटें SC के लिए हैं, जबकि 20 सीटें ST के लिए हैं। ये याद रखना। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता माणिक शाह ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये पूछेगा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मेघालय के कौन बने, नागालैंड के, मैचिंग में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है माणिक शाह। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधि रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। तो 4 स्तंभ आपको ये ध्यान रखने हैं कौन कौन से हैं। स्मरणीय तथ्य देखेंगे, 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई और ये रिपोर्ट का 3रा संस्करण है। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कोज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। ये इतना याद रखना नहीं है, बस याद रखना इसका 3रा संस्करण था। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक की पहुंच उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। श्रेणियों में बड़े और मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य। ठीक है, 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कितने अंकों के आधार पर? 102 संकेतकों के आधार पर। बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले स्थान पर है, भारत का श्रेष्ठ राज्य रहा है। इसका अंक है 3.78 और उत्तर प्रदेश 18वीं रैंक के साथ में अंतिम पायदान पर है, मतलब सबसे लास्ट में है। तो पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, और लास्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अंक याद रखना जरूरी नहीं है, बस पहला राज्य याद रखिए। बड़े राज्यों में कर्नाटक है, छोटे राज्यों में सिक्किम के साथ, सिक्किम जो है वो श्रेष्ठ राज्य रहा है। और अंतिम स्थान पर छोटे में कौन रहा है? गोवा। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े मध्यम आकार के शीर्ष 3 राज्यों की रैंकिंग देखिए यहाँ पर। कर्नाटक, बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है।
जबकि अंतिम राज्य कौन है? बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये तीनों। और सबसे अंतिम जो लास्ट है सबसे ज़्यादा, वो है उत्तर प्रदेश का 18वें रैंक के साथ में। विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? पुलिस में है 15वीं रैंक, जेल प्रणाली में 17वीं है, न्यायपालिका में 15वीं और कानूनी सहायता में इसकी 18वीं रैंक दी गई है। आगे बात करेंगे, एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर इससे क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान और 106 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। ये इतना याद रखना नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम याद रखना 2016 कब लागू किया गया था? 12 अप्रैल 2016 को। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो देखेंगे। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया था। कहाँ से? वाराणसी से। ये 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हुई है। कब पहुंचा था? चला था 13 जनवरी 2023 को, पहुंचा कब? 28 फरवरी को। इसने कितनी यात्रा कंप्लीट की थी? 3200 किलोमीटर की यात्रा की थी, जिसमें इसमें एक देश भी शामिल था जो था बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल रहे थे। एमवी गंगा विलास क्रूज राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज, ये भी पूछा जाता है। ये आपका भूगोल में भी बनता है और ईवीएस नहीं, भूगोल में ये आपका पूछा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन सी है? हल्दिया से प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सादिया से होकर ये गुजरा है। देखिए आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके भी तैयार हो गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। आपके लिए इसकी लंबाई याद रखना है। कितनी किलोमीटर की यात्रा इसने की है? 3200 किलोमीटर की। साथ ही यह क्रूज कहाँ गया? यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बंगला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर भी गुजरी थी और 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कितनी नदी से? 27 नदी प्रणालियों से होकर ये गुजरा था। इसकी यात्रा में कौन कौन सी जो विश्व धरोहर स्थल थे वो आए थे? राष्ट्रीय उद्यान आए थे, नदी घाटी, बिहार में पटना, देखिए बिहार से होकर गुजरा, झारखंड में साहिबगंज से, बंगाल कोलकाता से, बांग्लादेश में ढाका से भी गया था। तो पूछेगा कौन से देश से होकर गुजरा था? तो बांग्लादेश से। असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण इसमें शामिल था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी इसमें समझने का अवसर मिला। एमवी गंगा विलास में भी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक, ये इंपॉर्टेंट है, मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ज्ञात है कि एमवी गंगा विलास पोत की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट है, 62.5 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है 12.8 मीटर है। ये पोत प्रदूषण नियंत्रण तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है। टेंट सिटी इंपॉर्टेंट है। एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान ही हमारे प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया था। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। तो पूछेगा टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल से हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख इस संविधान में किया गया है। संविधान में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनके नाम एक बार देख लीजिए। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, पूछ लिया जाता है तो याद रखना आपको। उल्लेखनीय कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश को ने DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। ये हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया है।
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने वाली जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? अभय ओका। स्मरणीय तथ्य देखेंगे, फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों में निर्णय दिया गया है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय अधोलिखित हैं, मतलब इस प्रकार हैं। यहाँ देखेंगे, वाहन क्रय ऋण से संबंधित निर्णय, चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। ज्ञात है कि इन निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन यानी लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की है। आज की क्लास में इतने ही, मिलेंगे कल को आगे के नोट्स के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर्स के इससे बाहर आपको सवाल नहीं मिलेंगे, इसलिए बार बार इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।